हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो जो है ना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। मेरा ख्याल है लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल 2 by 2 मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म दिस। ये मल्टीप्लाई मतलब इसके लिए आपको ये प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर मल्टीपल या स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या है, इसके लिए वैलिड रहती है या नहीं रहती। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ना, एक मैट्रिक्स को सैंपल के तौर पे इन्होंने दिया हुआ है। हम ये कहते हैं कि ये है मैट्रिक्स ए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि 2 by 2 का मैट्रिक्स है। और ये हमसे ये कह रहे हैं कि कोई भी सेट हो 2 by 2 मैट्रिसेस का, और उसको आप ऐड करवाएं या मल्टीप्लाई करवाएं, तो जवाब जो है जो भी उसका जवाब आता है वो मैट्रिक्स एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन को क्या कर रहा हो, जस्टिफाई कर रहा हो। तो इसको चेक करने का जो है सबसे आसान तरीका यही है कि आप क्या करें कि एक और मैट्रिक्स हम सपोज कर लेते हैं, मैट्रिक्स बी। या तो इसके जैसा ही मैट्रिक्स ए ही सपोज कर लें, या आप अपनी मर्जी से एक दूसरा मैट्रिक्स सपोज कर लें। दोनों बात एक ही है, लेकिन 2 by 2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सी और डी, और मेन डायगोनल यानी ये मेन डायगोनल नहीं है लेकिन सेकेंडरी डायगोनल पे जो है 1 1 आ रहा है। इसमें भी 1 1 था, यहाँ पे भी हमने 1 1 रखा हुआ है। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को ऐड करें, तो ऐड करने के नतीजे में क्या होगा ऐड करने के नतीजे में क्या होगा कि ए और सी पहले एलिमेंट में आ जाएगा, और 1 + 1 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा जवाब B + D। अब प्रॉब्लम ये है कि स्केलर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जब होती है, तो इन मैट्रिसेस मैट्रिसेस में उसका रिजल्ट आता है मैट्रिसेस में उसका रिजल्ट आता है कुछ ये। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होगा, यहाँ पर भी कोई भी एलिमेंट होगा, और यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो अगर ये जवाब आता है एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, उसके लिए प्रॉपर्टी वैलिड है। और अगर इसके अलावा कोई भी जवाब आता है, तो फिर जाहिर सी बात है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो अगेन इसके लिए ना एडिशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो सकती है, ना जो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो सकती है। तो तो आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये लिखते हैं कि दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। ये भी कोई वेक्टर स्पेस से बिलोंग नहीं करता। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में तुमसे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे ये कहा गया है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, एक सेट है पॉलिनोमियल का। जैसे इससे पहले हम रियल नंबर के सेट की एग्जांपल लेते थे, यहाँ पर सवाल में पॉलिनोमियल की बात हुई भी है। जिस पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो क्या हो, पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म a + b(x), यानी इस तरह का कोई भी जनरल पॉलिनोमियल हो, आप ये प्रूव करें कि उसके लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है। यानी नंबर्स के लिए तो हमने देखा था कि जो नंबर ऐड हो जाते हैं, तो और उसका जो जवाब आता है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, यानी रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे। ये चीज़ हमें पॉलिनोमियल के लिए देखनी है। तो पहले जो है वो एडिशन के लिए हम एडिशन करवाएंगे इनकी। अब मान लेते हैं कि एक जनरल पॉलिनोमियल है ए। मैं उसका पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है ना, ये आपको याद होगी। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होती है ये a0 a1x + a2x, और इस तरह ये पॉलिनोमियल चलता जाता है। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो बाज़ औक़ात जो है x की पावर फिर बढ़ भी जाती है, x² हो गया, x³ हो गया, वो डिपेंड करता है। लेकिन सवाल में हमें लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हम लीनियर की एग्जांपल से ही करेंगे। अब मान लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल है a0 a1x। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इसके जैसा एक दूसरा पॉलिनोमियल है जो कि इसमें ऐड होता है, उसे हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका फर्स्ट एलिमेंट b0 है, और फिर b1x है। हम ज्यादा टर्म्स भी ले सकते हैं, लेकिन उससे सिर्फ सवाल कॉम्प्लिकेटेड होगा, और जवाब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे a2 भी ले लीजिए, a3 ले लें, तो एक पॉलिनोमियल 3 या 4 टर्म्स का हो जाएगा।
अब अगर आप इन दो पॉलिनोमियल को ऐड करवाएं तो फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा और जवाब आ जाएगा ए नॉट प्लस बी नॉट। ठीक, इस तरह जितनी भी, अगर 4 पॉलिनोमियल है, 8 पॉलिनोमियल है, तो उनकी फर्स्ट टर्म एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएगी और फिर ये वाली टर्म्स जो है वो उन दोनों में, यानी अगली टर्म जो है वो एक दूसरे के साथ ऐड होगी और जवाब आ जाएगा इसका a1x b1x। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये तो एज इट इज लिखा जाएगा, यहाँ से x कॉमन निकाला जा सकता है, तो a1 प्लस b1 मल्टीप्लाइड बाई x। और ये जो सवाल में हमें फॉर्म दी है कि ax प्लस बी एक्स, उससे रिसेंबल करता है कि पहला एलिमेंट a जिसके साथ कोई भी x की पावर नहीं है, मतलब x नहीं है, और a1 फिर b1 और इसके साथ आ रहा है x। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली a और b को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि a यहाँ पर इन्होंने एक ये फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करने के लिए लिखा हुआ है और b फर्स्ट सेकंड टर्म को इंडिकेट करने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने जो है a नॉट और a1 इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये ना समझिएगा कि यहाँ पर b क्यों आ रहा है। तो b जो है वो सिर्फ फर्स्ट टर्म की इंडिकेशन के लिए है इस पार्ट में, इसका उससे ऊपर वाले क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये है और वो इससे रिजेंबल करती है। तो ये दो, ये एडिशन प्रॉपर्टी तो इसके लिए सेटिस्फाई हो गई। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन अगर करवा दें दो पॉलिनोमियल्स की, किसी भी कांस्टेंट, किसी पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन करवा दें किसी कांस्टेंट नंबर के साथ, तो पॉलिनोमियल ऊपर हमने कंसीडर किया था ए नॉट a1x, इसकी आप मल्टीप्लिकेशन करवा दें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कि ए नॉट से, और दूसरा एलिमेंट जो है वो इसका हो जाएगा कि a1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, जो कि हमारी जनरल टर्म से रिजेंबल करती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जिस तरह रियल नंबर के लिए वेरीफाई हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही किसी भी पॉलिनोमियल के लिए भी वेरीफाई या सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, ओके। इसके बाद तो वैसे अगर आप यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो स्टेटमेंट्स भी इसमें लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो। पिछले सवालात में शायद मेरा नहीं ख्याल कि मैंने स्टेटमेंट लिखवाए थे, लेकिन इस तरह से आप स्टेटमेंट में भी जवाब दे सकते हैं। सेट ऑफ ऑल, मैं यहाँ जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, और बाकी क्वेश्चंस के लिए भी आप इस तरह के स्टेटमेंट इंग्लिश में लिख सकते हैं। द सेट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ चूंकि पॉलिनोमियल था तो मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, अगर कोई और चीज़ दी हुई हो सवाल में तो फिर आप टर्मिनोलॉजी चेंज कर दीजिएगा। सेट ऑफ ऑल लीनियर पॉलिनोमियल्स a प्लस बी एक्स इज इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन वाली और एडिशन वाली प्रॉपर्टी ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा, अच्छा, दोनों दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो ये वेक्टर स्पेस का हिस्सा हो सकता है, यानी यकीनन होगा, हो सकता नहीं है बल्कि होगा। तो ऑल वेक्टर वेक्टर स्पेस एग्जाइम्स आर सेटिस्फाइड, यानी ये जो वेक्टर स्पेस वाली कंडीशन है ये भी सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो आप इस तरह से स्टेटमेंट में भी जवाब दे सकते हैं। ऑफ कोर्स मतलब ये दो स्टेप्स करने के बाद, फिर इसके बाद क्वेश्चन क्वेश्चन 14 पे मैं जंप कर रहा हूँ कि बाकी जो बीच के क्वेश्चन है वो इससे काफ़ी मिलते जुलते हैं। अब एक ही सवाल बार बार इस तरह से करवाना जो है वो तो बहुत सिंपल है, तो आप ट्राई कर लीजिएगा, अगर नहीं होंगे तो फिर मैं करवा दूँगा। लेकिन इसमें ज़्यादा जो है वो कोई कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है जो सवाल मैंने स्किप किए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर मेरे पास एक मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर 14 में
ये क्वेश्चन नंबर 14 का सवाल है और इसमें हमें क्या कहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसेस ऑफ एम एन मल्टीप्लाई बाय एन। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन मल्टीप्लाइड बाय एन है, यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसके लिए ये जो नीचे दी गई कंडीशंस हैं आपको बतानी है कि क्या ये क्या इन कंडीशंस के अंडर अगर हम देखें तो क्या ये एक सब स्पेस से बिलोंग करता है या नहीं करता। ये कंडीशंस मतलब इसकी हमें वजाहत करनी है। तो ये सवाल इसलिए भी करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें और छोटी छोटी कंडीशंस होंगी। आपका पेपर जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है, तो आपको हो सकता है कि एमसीक्यूज में इस तरह की कोई कंडीशंस पूछ ली, आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपको आगे भी किसी क्वेश्चन में काम आ जाए। और एक और वजह ये क्वेश्चन करवाने की ये भी है कि बाजू का छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं उनमें इंडिविजुअल अप्रोच होती है और यहाँ पर एक साथ बहुत सारे पार्ट्स मुझे नजर आए, तो सोचा कि करवा दूँ ताकि मैक्सिमम चीज़ें इस एक सवाल के थ्रू कवर हो जाएं, हमें अलग अलग क्वेश्चंस ना करने पड़े। एनीवेज, तो पहले पार्ट में मैं पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ। पहले पार्ट में अच्छा पार्ट स्टार्ट करने से पहले भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि बता दूँ तो अच्छा है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पर एक नोटेशन इस्तेमाल हुई भी है और वो नोटेशन है टी आर ऑफ ए, यहाँ पहले पार्ट में है। और आप इससे शायद ये नोटेशन आपने पहले कभी ना देखी हो। अब ये टी आर ऑफ ए का मतलब क्या होता है। टी आर ऑफ ए का मतलब होता है ट्रेस ट्रेस ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। आप अपने पास ये लिख लीजिएगा, बाद में भी काम आएगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, मतलब सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल या या ऑन डायगोनल आप लेते हैं। जो डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उसका सम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसके डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट को अगर आप सम कर दें तो वो कहलाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और उसके लिए ये नोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 पे ए पे आ जाते हैं दोबारा से हम। पार्ट नंबर ए पे ये कहा है ऑल एन बाई एन मैट्रिसेस सच दैट मैट्रिसेस ए सच दैट ट्रेसेस द ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो। अब क्या है कि इन पार्ट्स में ना बुनियादी तौर पर कोई सॉल्यूशन नहीं करना, हमें कंडीशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं और वही हमें लिखनी है या एक्सप्लेन करनी है। तो ट्रेस जो है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट वाइज। और ये जो ट्रेस है, ट्रेस, अब यहाँ पर हमें ये लीनियर कॉम्बिनेशन में पूछा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ कोई पावर वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। ट्रेस जो है वो इसका क्या होगा, लीनियर होगा। ओके, और मैथमेटिकली ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के लिए ये प्रॉपर्टी लिखी जा सकती है कि अगर, अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ मेंशन ये किया हुआ है कि ये मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स नहीं है, इसके जैसे और बहुत सारे मैट्रिसेस हैं। तो सिर्फ ए यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक अकेला मैट्रिक्स है। एन बाई एन के जैसे और बहुत सारे मैट्रिसेस हो सकते हैं और उनमें किसी का भी ट्रेस निकालें तो वो जीरो के बराबर होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी हमें दी हुई है। तो ट्रेस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ आपको, जैसे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हमने पहले लिखी थी। ट्रेस ए और बी का, अगर ए और बी को ऐड कर दें और ओवरऑल ट्रेस निकालें तो ट्रेस ए और ट्रेस बी को इंडिविजुअल ऐड करने पर जो जवाब आता है वही जवाब आता है। ठीक, और सिमिलरली ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए अगर जीरो है और साथ ही साथ कोई दूसरा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी, उसका ट्रेस भी जो है वो जीरो है,